खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो दिसंबर की 24 तारीख प्रोग्राम सलाम जेके यानी मॉर्निंग ट्रांसमिशन लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। हालात वाक़ात पर गहरी नजर रहती है और खबर तह तक आपको सुबह सुबह तब हम बताते हैं जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। शदीद सर्दी के बीच टीवी के सामने आप इस इंतजार में हैं कि आपको जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से अपडेट कराया जाए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको अपडेट करते हैं बल्कि मुल्क की सतह की सियासत किस तरीके से और किस नहविश पर चल रही है उस पर भी हमारी नजर रहती है। आलमी दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है और स्पेशली मुस्लिम ब्लॉक की सूरत हाल क्या कुछ है, हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने पल पल का अपडेट खबर तह तक रखे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और आप राब्ते में हमारे साथ कैसे रहते हैं? टीवी पर तो है, बराह रास्त नशरियात आप देख रहे हैं। आप हमारे साथ और इस रिश्ते को मजबूत करते हैं जब आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, लॉग इन करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। न सिर्फ इतना आप करते हैं बल्कि हालात वाक़ात जो आपके आसपास है उससे हमें बाखबर भी करते हैं। आज इस बाखबर होने के लिए हम अपने फोन लाइंस को दोबारा खोलेंगे। आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम देंगे इस उम्मीद के साथ कि मनसूबाबंदी हो रही है, मामलात को तय किया जा रहा है हुकूमती इदारों की तरफ से, तो आप अपना फीडबैक हुकूमती इदारों को दे कि किन मुश्किलात और मसाइल से आप रूबरू हैं ताकि उनका हल भी किसी न किसी तरीके से निकल सके। तो ये टाइटल और ये सारा प्रोग्राम है जिस तरीके से हम इसको चलाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम याद माजी को ताज़ा करते हैं, हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज माजी में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में इंसिडेंट्स होते हैं लेकिन चंद वाक़ात आपके सामने तहरीरन पेश करते हैं। मेरे साथी आसिफ रशीद हर दिन सुबह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। जी आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आज दिसंबर की आप सब जानते हैं 24वीं तारीख है, साल 2024 के ये आखिरी लम्हात हैं। लेकिन ये आखिरी हफ्ता भी आप अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ द डे पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं पता चलता है कि कई ऐसी घटनाएं हैं, कई वाक़यात हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे और सबक आमोज इंसिडेंट्स हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे से ही आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़यात रुनमा हुए हैं। इरोडा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के दरमियान पूना मुआहिदा हुआ था। पूना एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है 1932 में तारीख आज की थी और इस एग्रीमेंट के मुताबिक दलितों की जो सीटें थे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी बढ़ाई गई और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दलितों को जो अलग करने की कोशिश पूरे मुल्क के अंदर चलती रही उसको ख़त्म करने की कोशिश डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने की और दलितों को मज़ीद इख्तियारात, सियासी तौर से उन्हें बाख्तियार बनाने का इस पूना मुआहिदा का असल मकसद था जो 1932 में आज के दिन हुआ। 1965 दिन आज का जब सऊदी अरब और मिस्र या इजिप्ट के दरमियान यमन के हवाले से एक मुआहिदा हुआ और दोनों एक दूसरे की सरहदों को अबूर नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, एक एग्रीमेंट हुआ। 1948 में आज ही के दिन होंडा मोटर कंपनी का क़याम अमल में आया और उसके बाद ये जो मोटर इंडस्ट्री है पूरे मुल्क के अंदर तेजी के साथ काम करने लगी। 1971 में बरतानिया ने जासूसी के इल्जाम में 90 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया, मुल्क से निकालने का फैसला हुआ। 1990 में मशरकी जर्मनी ने आज ही के दिन वारसा मुआहिदे से खुद को अलग कर लिया। 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग आज के दिन किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर की 24वीं तारीख को 2009 में मुल्क के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी दरियाफ्त किया। चंद्रयान 1 जो आप सबको याद होगा, उसके बाद चंद्रयान 2 जिसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। चंद्रयान 3 आते आते काम इसरो ने मजीद आगे बढ़ाया लेकिन 2009 में एक बड़ी कामयाबी आज के दिन भारतीय साइंसदानों को मिली। 1979 में सोवियत यूनियन या उस वक्त की यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर आज के दिन हमला किया और ये जो अफगानिस्तान में लड़ाइयां आप देख रहे थे, जो अभी तक जंग चल रही थी, इसका आगाज बुनियादी तौर पर 1979 में आज ही के दिन हुआ था। सन 1989 दिन आज का मुल्क का पहला अम्यूजमेंट पार्क आज ही के दिन एसल वर्ल्ड मुंबई के अंदर खोला गया, तारीख 24 दिसंबर की। 1789 में अमेरिका में आज ही के दिन अटॉर्नी जनरल का दफ्तर बनाया गया। 2011 में क्यूबा की हुकूमत ने 2900 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया। 1987 में तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला भारत रत्न MG रामाचंद्रन का इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी है। सियासी बिलखुसूस जो उनकी समाजी खिदमात है
वो आज के दिन याद की जाती है और तमिलनाडु में सरकारी तौर पर साबिक वज़ीर आला को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों में ये बड़ी बातें आज 24 तारीख के हवाले से हमने आपके सामने रख दी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे, एक एक करके डिटेल्स मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचेंगी। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों पर हम जाएं, दीगर मौज़ूआत की तरफ चले। जम्मू कश्मीर एक ऐसा मसला है जो भारत और पाकिस्तान जब कभी आमने सामने आए तो इसी मसले को सर फहरिस्त रखकर एक दूसरे को हदवे तनकीद बनाया जाता है, तैयारियां होती हैं और एक दूसरे की पॉलिसीज भी तरतीब दी जाती है। ऐसा ही एक और मसला जिस पर भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर और एक दूसरे की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है, तैयारियां चल रही हैं। इब्तिदा प्रोग्राम की इसी खबर के साथ और इस खबर से हिंदुस्तान भी के अंदर भी एक तरह से हड़कंप सियासी तौर पर मचा हुआ है। चलिए जनाब, खबर जरा अस्करी महाज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग की तरफ से जो खबर सामने रखी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद उस्तवार और बेहतर करते हुए J-35 जेट्स को खरीद रहा है। J-35 फाइटर जेट्स को खरीदने का प्रोग्राम बनाया गया है और यह कहा गया कि यह जंगी तैयारियों में एक और पेशरफ्त है। पाकिस्तान की जंगी तैयारियां मजीद तौसी हो गई हैं और यह फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान चीन से जो जदीद हथियार से लैस J-35 तैयारा है, जंगी जेट है, उसको खरीदेगा और पाकिस्तान की तरफ से पहले मरहले पर 40 जहाजों को खरीदने का फैसला ले लिया है। J-35 ये 5th जनरेशन जेट्स हैं जो इंतहाई हसास आलात और दीगर चीजें लेने में कामयाबी के साथ इस वक्त सामने आ रहा है और ये J-35 खरीदने का फैसला पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से लिया गया है और कहा जा रहा है कि 40 के करीब ये जहाज चीन से खरीदे जाएंगे। साल 2025 के वस्त तक आधे के करीब यानी 15 से ज्यादा ये फाइटर J-35 जो है वो पाकिस्तान के पास होंगे। ये पहला मौका होगा जब 5th जनरेशन जेट्स, ये जो फाइटर जेट्स हैं, इनको बेचा जाएगा चीन की तरफ से और फॉरेन एलाई यानी जो उनके खारजी एलाइज हैं, उनके साथी हैं, उनमें से किसी मुल्क को भेजा जाएगा। चीन बड़ी मुश्किल से कोई हथियार भेजता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ चूंकि उनके करीबी राब्ते हैं, इसलिए यह पहला मौका होगा कि 5th जनरेशन जेट जो है J-35 इसको भेजने का फैसला ले लिया है बीजिंग की तरफ से और ये फैसला रात देर गए ज़राए इब्लाग में पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। चीन और पाकिस्तान डीपली मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर है, इन्हें गहरी रिलेशनशिप इनकी है, इस बात की तस्दीक पहले भी हुई है और अब ये जो खबर सामने आई है कि J-35 का मामला सामने आया और मुआहिदा तय हुआ है, अगर चीन की तरफ से अभी इस पर कोई वजाहती बयान नहीं आया है, ताहम पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ये साफ कर रहा है कि J-35 खरीदने का मंसूबा पाए तकमील तक आ गया है और साल 2025 के वस्त तक J-35 जो 5th जनरेशन जेट फाइटर है, ये पाकिस्तान के पास होगा। चीन ने इससे पहले पाकिस्तान को थंडर फाइटर जेट्स बनाने का मंसूबा दिया था और तमाम इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और टेक्निकल सहायता जो है वो दे दी थी और अब ये खबर सामने आई कि J-35 वॉर प्रिपरेशन जेट जो है ये दिए जाएंगे पाकिस्तान को और साल 2025 में ये मामला तय पाया गया है। चीन की तरफ से अगरचे अभी इस पूरे मामले पर कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया है, ताहम पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ये साफ कर रहे हैं कि 40 के करीब एडवांस चाइनीज फाइटर J-35 को खरीदने का मसला तय हो गया है और PLA के साथ मुआहिदा तय हो गया है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है और इसे पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ये कह रहे हैं कि ये जनाब वॉर प्रिपरेशंस है, यानी जंग की तैयारियों की ओर एक और कदम है। अगरचे भारत सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई वजाहती बयान नहीं आया है, ताहम अस्करी कमांडर्स और साबिक फौजियों सरबराहान का यह मानना है कि वो इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं और फाइटर J-35 जो जेट सामने आए हैं, इनकी खरीदारी का जो मामला सामने आया है, इस पर नजर रखी जाएगी और जो मुनासिब इक़दामात उठाने होंगे भारत सरकार की तरफ से, वो तमाम इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहां पर ना हो।
यार मैंने कहा था ठीक करो। के बाद जरा आते हैं एक और खबर की और बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज के हवाले से आपको अपडेट करना है और जम्मू कश्मीर के मौसम की खबर इंतहाई अहम है। सरतरीन चिलई कलान चल रहा है और चिलई कलान का असर न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर आपको दिख रहा है, बल्कि जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर भी इसका असर है और मैदानी इलाकों के अंदर भी ठंड का असर सुबह शाम खासा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में सूबा कश्मीर के अंदर अगरचे नुमाया कमी तो दिख ही रही है, लेकिन सूबा के जम्मू के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। रात का दर्जा हरारत मुसलसल गिर रहा है और आज सुबह का दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह जब हम अक्रॉस ये चेक कर रहे थे कि सूरत हाल है क्या, तो श्रीनगर का दर्जा हरारत -5 था। रात भर कैसे गुजरी है थोड़ी देर में आपके पास जरूर आकर वो बताएंगे, लेकिन मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि जनवरी 3 तारीख तक सूरत हाल जूं की तू रहेंगी, लेकिन -5 -7 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। जो परसों हमने देखा था कि -8 चला गया था और रिकॉर्ड टूटा था, 3 दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा था, वो दोबारा नहीं होगा इस तरीके की उम्मीद है। लेकिन 3-4 के दरमियान ही ये दर्जा हरारत जो वो रहेगा। कोल्ड वेव जो है वो कंटिन्यू रहेगी और फिलहाल मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर 25 और 26 तारीख को हल्की बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है। ताहम जिस तरीके की कल पूरे दिन बूंदाबांदी हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है, तो उस बीच मुगल रोड को आर्जी तौर पर रात देर के बंद कर दिया गया था क्योंकि फिसलन थी। फिर छत्रगाला जो पास है उसे भी बंद करने का फैसला रात देर गए लिया गया था। हल्की बारिशें कल सोबा जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर हुई है, बालाई इलाकों के अंदर जिनमें मुगल रोड है, छत्रगला पास है, बनी बिला बदरवा का इलाका है, सिमथन है, किश्तवाड़ है, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी दोबारा देखने को मिली है, जिससे सोबा जम्मू के दर्जा हरारत पर भी खासा असर पड़ा है। ट्रैफिक फिलहाल मुगल रोड पर बंद है और इंतजामिया ताजा तस्वीरें हैं मुगल रोड की, जहां पर सुबह तक कंफर्मेशन होगी। आज अगरचे अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म हुआ कि मौसम साफ है, लेकिन रोड फिलहाल बंद है। आकाश मलिक भी हमें ज्वाइन करेंगे, पीर मुजफ्फर भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और मजीद जरा अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। पहले जरा आकाश आपके पास आएंगे, क्या सूरत हाल इस वक्त है मुगल रोड के ताल्लुक से? जो खबरें आ रही थी कि मुसलसल बंद है और सुबह के वक्त में मुश्किलात आती थी, लेकिन अब 26 तारीख तक शायद यही सूरत हाल रहेगी और रात को फिर से बर्फबारी इन बालाई इलाकों के अंदर हुई है, जो तस्वीरों से भी साफ जाहिर हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, देर शाम गई जो है खुशाना से लेकर पीरगली तक जो है हल्की सी बर्फबारी हुई, जिसको लेके जो है ट्रैफिक को जो है बंद करना पड़ा। आज सुबह भी ट्रैफिक आमले से बात हुई, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि जिस तरीके से आज मौसम के हवाले से बात करें, आज मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि अगर इसी तरीके से मौसम साफ रहा तो डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि इस वक्त सुबह सुबह फ्लक्स बहुत है, कोहरा बहुत है इस रोड पे, जिसकी वजह से गाड़ी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वक्त मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ही समय बाद इस रोड पर नमक छिड़कने का काम शुरू किया जाएगा। मुगल रोड की साथ साथ तस्वीरें दिखाइएगा, मुगल रोड भी। आकाश ये भी बताइएगा, आज सड़क खुलने का इम्कान है या 26 तक इंतजार करना होगा? जी आसिफ, जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है या मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि नमक छिड़कने का काम कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है, हो सकता है बाद दोपहर ये शाहरा को दोबारा से खोल दिया जाए। जी आसिफ, ठीक है, दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पीर मुजफ्फर भी हैं। सर्दर्न बेल्ट के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है? गुज़श्ता 12 दिनों से हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर के जिन एरियाज में सबसे ज़्यादा या माइनस टेम्परेचर जहां पर गया है, मनफी दर्जा हरारत के बीच सरतरीन मकामात में कुकरनाग और आसपास के इलाके भी रहे हैं। सबसे सरतरीन रहा है शोपियां और पुलवामा के अंदर की गली और ऊपर वाले बेल्ट में कल भी हल्की बर्फबारी हुई है। मुजफ्फर, अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या कुछ है मौसम की? क्या थोड़ी सी बेहतरी है? जिस तरीके से महकमे मौसमियात का मानना कि जो शदीद सर्दी की लहर पिछले कई दिनों से थी उसमें राहत होगी, क्योंकि अभी मैं जब चेक कर रहा था तो
-5 के आसपास श्रीनगर शहर के अंदर दर्जा हरारत था। जब मैं एंटायर साउथ की बात करता हूं तो सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? बिल्कुल इशफाक, अगर हम यूँ कहें कि कहीं न कहीं जो सर्दी की शिद्दत थी, कोल्ड वेव, उसमें हमें शायद यहाँ पे अब तफावत मिल रहा है, क्योंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें जब यहाँ पे चिली कनाल वाले हुआ था तो मुश्किल से हम बाहर निकल पा रहे थे, लेकिन इस वक्त जब मैं आपके साथ बराह रास्त लाइव मुखातिब हूँ तो इस वक्त कहीं न कहीं हमें यहाँ पर राहत महसूस जरूर मिल रही है। लेकिन वही चिली कलाम के जो कड़े तेवर उसने हर एक को यहाँ पे बेहाल कर दिया। चाहे हम नालों की बात करें, चाहे हम बाकी जितने भी रोजमर्रा की जो सप्लाईज है वो मुतासर हो चुकी है। कुल मिलाकर हर जगह से ये हमें इत्तला आ रही है कि यहाँ पे जो वाटर सप्लाई की वो बिल्कुल ठप होकर रही है। इसके साथ साथ अगर मैं यूँ बता दूं, बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंच रही थी। कुकरनाग एक इलाका जो साउथ कश्मीर के सरतरीन एरियाज में से एक है और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट रास्ते फिलहाल बंद है। और कल और आज की जो मिली जुली तस्वीरें आप डल और आसपास के हिस्सों में भी, और प्रोग्राम के आखिर में आप तक जरूर मुकम्मल तफसीलात पहुंचेगी कि जो रात का दर्जा हरारत रहा वो भी आप तक तफसीलात पहुंचेगी। बहरहाल मुगल रोड और छतरगुल्ला रोड इस वक्त बंद है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात पंचायतों के हवाले से भी करते हैं। इंतजार ये हो रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे या नहीं। साल 2024 इसी तरीके से गुजर गया, लेकिन इंतजामी सतह पर बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही है। और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के पंचायती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं, उस बीच इंतखाबी फहरिस्त 2025 की वो इंतजामी सतह पर जारी की गई है और इलेक्शन हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर नजरसानी का जो शेड्यूल जारी किया है, इसमें दावे और एतराज़ात भी जो जमा होंगे उसकी तारीख भी तय कर दी गई है। आप सब जानते हैं कि मार्च और अप्रैल के आसपास जो इम्कान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात हो सकते हैं, इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कंफर्मेशन की गई, जिसके जरिए तस्दीक की गई इसके ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर जो वोटर लिस्ट है, हतमी वोटर लिस्ट, अथॉरिटीज़ ने जो कंफर्म किया, पंचायतों के अंदर 2025 की जो ताज़ा तरीन नजरसानी का शेड्यूल है वो जारी हुआ और इसके मुताबिक जो तरमीम शुदा शेड्यूल है वो जारी हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा की जानिब से जारी करदा जो तरमीम शुदा तारीखें हैं, उनके मुताबिक दावों और एतराज़ात के लिए जो फॉर्म के अंदराज का अमल है वो 26 दिसंबर 2024 यानी परसों जुमेरात को मुकम्मल किया जाएगा। और उसके बाद दावे जो किए जाएंगे, एतराज़ात जो किए जाएंगे, इसका अजाला 6 जनवरी 2025 यानी पीर का दिन होगा, मंडे का दिन होगा, EROs के जरिए किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पंचायती इंतखाबात की जो हतमी फहरिस्त है उसकी अशात 20 जनवरी 2025 उस दिन भी मंडे होगा, उस दिन की जाएगी। और कमीशन को जहां मुख्तलिफ अजला से जो दावे और एतराज़ात के लिए जो फॉर्म्स की बड़ी तादाद के सबब तारीख में तारीख जो हतमी तारीख थी उसमें तोसी करने की भी मुसलसल अपील की जा रही थी और इतलात या जो दावे हैं या शिकायतें हैं वो भी मौसूल हुई थी। लेकिन इन तारीखों के मुताबिक अभी 2 दिन का वक्त है, कल और परसों का। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 तारीख तक फॉर्म्स के अंदराज जिसमें दावे और एतराज़ात होंगे वो कंप्लीट किए जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 10 दिनों का वक्त है। 5 जनवरी की शाम तक जो एतराज़ात और दावे होंगे उनको हल कैसे किया जाएगा उनको भी अथॉरिटीज 10 दिनों के अंदर देखेगी। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब पंचायत के इंतखाबात के हवाले से, जहां पर दंगल सजने वाला है और कमीशन जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो तैयारियां कर रहा है। डेट मीन्स अगर इस शेड्यूल को आप देखें तो फरवरी से एक और सियासी सरगर्मी आपको मिलेगी और मार्च अप्रैल आते आते ये सूरत हाल जो है वो मुकम्मल हो सकती है अगर सारा ठीक तरीके से चला। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, सियासत की बात हो रही है तो रियासत के अंदर भी सबकी नजरें नई हुकूमत पर है, क्योंकि नई हुकूमत के सामने 2-3 बड़े बुनियादी मामलात हैं और उन बुनियादी मामलों में जम्मू कश्मीर बजट का भी मामला है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 10 फरवरी को तलब किया जा सकता है। बजट सेशन जम्मू कश्मीर का 10 फरवरी से शुरू हो सकता है और इस ज़िमन में 13 से 15 फरवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जा सकता है। तकरीबन 8-9 सालों के बाद यह मौका होगा जब जम्मू कश्मीर का बजट ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। साबिका हुकूमत में यह लास्ट टाइम पेश किया गया था जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की हुकूमत थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और फिर पार्लियामेंट से बजट आते रही हैं। लेकिन अब इत्तलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास फरवरी
10 तारीख को तलब किया जा सकता है। इस ज़िमन में तमाम तैयारियां हो रही हैं। बजट 13 से 15 तारीख के दरमियान पेश किया जा सकता है, लेकिन तमाम नजरें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लगी हुई हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो शेड्यूल जब यहां से भेजा जा रहा है, तो अगर वो वेट ऐसे ही होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने समन किया असेंबली को और मंजूरी दे दी कि 10 तारीख से होगा, तो ये शेड्यूल तय होगा कि 10 तारीख को शुरू हो सकता है जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास। 13 से 15 के दरमियान बजट को पेश किया जाएगा और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, उनका मानना है कि बिजनेस रूल्स की तरतीब भी दिया गया है, सेशन के हवाले से भी तैयारियां की जा रही है। ताहम हतमी फैसला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लेना होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस ज़िमन में तैयार है। एक तरफ से ये है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है, सियासी महाज पर क्या कुछ चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात अपनी जगह, लेकिन रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो वजारती खजाना का कलमदान अपने पास रखे हुए हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने यूनियन टेरिटरी का बजट, मुंतखिबा हुकूमत का बजट असेंबली के अंदर पेश करना होगा। और इस ज़िमन में जो इतलात और खबरें हैं वो ये है कि डिपार्टमेंट वाइज तैयारियां हो रही हैं, यानी डिपार्टमेंट को जो तैयारियां इस ज़िमन में करनी है वो चल रही है। और वजीर आला आज खुद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के जम्मू कश्मीर के साथ मुलाकात भी करेंगे। इस ज़िमन में भी एक तरतीब शेड्यूल बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जैसलमेर राजस्थान के अंदर प्री बजट मीटिंग में भी हिस्सा लिया, जो जीएसटी काउंसिल का इजलास था। वहां पर भी उन्होंने मरकजी वजीर खजाना के सामने कुछ अहम तरीन मामलात रखे हैं, जिस पर उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद दिनों के अंदर अंदर कुछ पेशरफ्त भी होगी। ताहम तमाम नजरें उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर है, जिनके सामने बजट होगा और बजट पेश किया, बजट सेशन जो है वो 10 फरवरी को शुरू हो सकता है। 13 से 15 के दरमियान बजट पेश किया जाएगा और बजट फिलहाल पेश करेंगे रियासत के वजीर आला, जिनके पास वजारत खजाना का कलमदान भी है। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा उस बड़े मुद्दे पर बात करते हैं जिसने कल पूरे दिन हंगामा देखा, पुरअमन हंगामा देखा और शाम होते होते एक लाहे अमल भी खींचा गया, यानी वो रिजर्वेशन का मामला जो ओपन मेरिट के साथ जुड़ा हुआ है। वुज़रा की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस बीच जो लोग मिले हैं उनके दिमाग के अंदर किस तरीके का खदुखाल है, वो किस तरीके से इस इशू को देख रहे हैं, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। यानी रिजर्वेशन मामले पर आपके सब ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे। तो उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि साल 2025 आते आते आपका बजट ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि बुनियादी जरूरत जो रोटी है वो महंगी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो दोनों खबरों पर बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए, 9 बज चुके हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बात जरा उस मामले की जिस पर खित्ते के अंदर सियासत गरमाई है। दारुल हुकूमत दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक ही मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा गुफ्तगू-शुनी, डिबेट्स, डिस्कशन या बहस मुबाहिसों का एक सिलसिला, और वो है रिजर्वेशन का मामला। एहतजाजी मुजाहिरों के बीच हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी और अदालत में 27 तारीख को होने वाली समाअत से कबल कई डेवलपमेंट्स वादी कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हुई हैं। वफूद ने भी मुलाकातें की। वो तमाम नौजवान जो अब तक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुजाहिरीन को लीड कर रहे थे, वो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए और मुलाकात के दौरान हुकूमत के मुताबिक मजीद स्टेक होल्डर्स से मुशावरत भी अगर करनी हो, किसी फैसले तक, किसी नतीजे तक पहुंचना हो, तो हुकूमत के मुताबिक कम से कम इसमें वक्त जो अभी भी चाहिए वो आपको 6 महीने का वक्त चाहिए, यानी हुकूमत को 6 महीने का वक्त दरकार है। कोई टाइम फ्रेम या मुकर्रर मुद्दत तक, मुकर्रर मुद्दत के अंदर किसी फ्रेमवर्क तक पहुंचने या कोई प्लान तरतीब दिया जाए, इस ताल्लुक से बात हो जाए, इस पर भी सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा मंसूबा तैयार किया गया है।
आज के वक्त में एक डेलीगेशन न सिर्फ मुलाकात हुआ बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसने खित्ते के अंदर सियासत को एक नया मोड़ भी दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह मेहदी एहतजाजियों की हिमायत के लिए उतरे तो अवामी इत्तेहाद पार्टी से रुकने असेंबली भी साथ थे। सड़कों पर जब नौजवान डॉक्टर्स थे, बाकी तलबा थे, ओपन मेरिट कैटेगरी को बचाने या फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा था तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वहीद पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर कायदीन सड़कों पर थे। लेकिन इन सब के बीच में जिस चीज़ की तवक्को की जा रही थी और इशारा मिला था कि हुकूमत की जानिब से मुशावरत का एक सिलसिला शुरू किया जाएगा, वो कल ही साथ साथ देखने को मिला जब एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। तो इस दौरान वफद में जो लोग शामिल थे वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को लीड कर रहे थे, मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक थे, लेकिन सबका मुतालबा एक था कि अदालत में बात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत ने जो वादा किया है कि कम से कम चीज़ें इस हिसाब से चले, वो जो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, उसको ख़त्म करके 50-50 पर या किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि ओपन मेरिट वालों के साथ भी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस पर गुफ्तो शनीद के बीच उमर अब्दुल्ला की मुलाकात चंद नौजवानों के वफूद से भी या वफद से हुई है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन का चला है। इस बीच मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद चिमे गोइयाँ बहुत सारी चली कि जिन लोगों ने मुलाकातें की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया साइट पर डिटेल भी थोड़ी सी डाल दी और तस्वीर और वीडियो भी सामने आया मीटिंग का। लेकिन ज़रा हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि कल जब कड़ाके की ठंड के बीच स्टेक होल्डर्स बाहर आए, पुरअमन धरना दिया गया, उसके बाद वज़ीर आला से मुलाकात हुई, तो उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और कितने मुतमईन हैं वो लोग जो एहतजाज कर रहे थे। हमारे साथ साकिब जान साहब हैं जो GMC से ताल्लुक़ रखते हैं और कल इस पूरी निशस्त में वो वज़ीर आला के उस कमरे में मौजूद थे जब निशस्त हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। ये जो 6 महीने का बीच में बात आ रही है, वक्त आ रहा है, ये क्या कुछ है, इस पर जरा बात करते हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। कंटिन्यूसली हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, सुबह भी खंगाल रहा था तो बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज से हर एक चीज को तोलने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जब आप वज़ीर आला से कल मिले तो क्या आपको लगा कि कहीं आइस ब्रेक हुआ और ये जो कल की पहल थी, क्या ये सही डायरेक्शन में सही कदम उठा कल पहले दिन में? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी देखिए, जो कल की मूवमेंट थी इट वाज प्योरली एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी। हालांकि इसमें तमाम किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो NC के थे, PDP के थे, आप के थे या कोई भी, तो बट प्योरली ये स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी। हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिले, एक जो जनरल एप्रीहेंशन है रिजर्वेशन के रिलेटेड, उनके रिलेटेड बात हुई उनसे। जो चंद दिनों से पहले हमने देखा था कि जब भी किसी भी NC लीडर से हम बात करते थे रिगार्डिंग रिजर्वेशन, तो वो ये मुतालबा करते थे कि ये सब्सिडीज है। तो इस हवाले से भी बात हुई कि ऐसा तो दुनिया का कोई कोर्ट नहीं है जो गवर्नमेंट को रोकता है अपने वर्क या काम करने से, तो ये मुतालबा ना करे। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब ने एश्योरेंस दी कि ये चाहे कोर्ट में जो केस जो चल रहा है, जिनने एक पिटीशन डाली है रिलेटेड टू इट, वो साइड बाय साइड शाना बशाना चलेगा और हम अपना काम करेंगे रिगार्डिंग कोर्ट क्या करे क्या नहीं करे। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आपने जो सब कमेटी बनाई है इसका टाइम बाउंड नहीं है। हम चाहते हैं कि इसे एक टाइम बाउंड, टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम में रखें ताकि जो नतीजा है सब कमेटी का वो जल्द से जल्द आ जाए। तो इसके हवाले से भी उमर साहब ने कहा कि हम इसको, आप मुझे 1 महीना तो हो गया, उन्हें 6 महीने बोलते थे टोटल सब कमेटी के लिए, जिसमें से 1 महीना चला गया है। तो उन्हें बोला कि मैक्सिमम टाइम 6 महीने, तो इससे पहले भी हो सकता है, लाइक 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, कभी भी हो सकता है मैक्सिमम टाइम। तो हालांकि अभी 1 महीना हो चुका है, दिसंबर का महीना, तो मतलब मैक्सिमम टाइम अभी 5 महीने फिर एक हिसाब से मुतालबा किया उन्होंने। तीसरा जो था मुतालबा स्टूडेंट्स का था रिलेटेड टू जो रिक्रूटमेंट्स अभी हो रही है, इसके बारे में स्टे हो जाए किसी तरीके से, जब तक जो मेगा रिक्रूटमेंट्स हो रही है अभी। तो इसका मुतालबा उनकी तरफ से ये था कि वो इस चीज को स्टे तो नहीं कर सकते, बट इसके बारे में सोचेंगे ताकि जो मास रिक्रूटमेंट्स हो, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी फिर आएंगी, इसके बाद जो फॉर्मेट होगी सारे पार्टी से बात करके उससे हो जाए। नेक्स्ट मुतालबा हमारा था कि कुछ इमीडिएट, जब तक, बिकॉज 4-5 महीने भी एक लंबी गैप है, कुछ इमीडिएट रिलीफ मिल जाए सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसका मुतालबा ये था कि हम नई टीम बनाई थी तो हम उनसे मिलेंगे वगैरह, जो वो इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं
डिफरेंट एस्पिरेंट्स के जो पॉइंट्स है उसके रिलेटेड वो दे सकते, वो देंगे। और जो हमारा नीट पीजी का मुतालबा है, क्योंकि नीट पीजी जो है ये एक नेशन वाइड एग्जाम है जो पूरे साल एक ही टाइम पे होता है, ना ये डेट चेंज हो सकती है, ना आगे ना पीछे। तो इसके रिलेटेड हम चाहते थे कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाए, जैसे SRO 49 को अप्लाई हो, रूल 17 इरेडिकेट हो, बॉन्ड बॉल चलाया जाए। तो इसके मुतालबे में हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं। साकिब साहब, आपने कहा कि वज़ीर आला के सामने जो मुतालबात आपकी तरफ से रखे गए हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें चली है, और अभी 5 महीने का, चूंकि 1 महीना चला गया, 5 महीने का वक्त है। इस बीच आपने कहा कि एक कमेटी बनाने की भी बात कही गई जो आपके साथ राब्ते में रहेगी और आपके जो जेन्युइन इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। क्या इस ज़िम्मन में ये कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक वो कमेटी फ्रेम अप होगी, वो आपके साथ राब्ता करेगी? ये जो कमेटी, तो इन्हें सब कमेटी बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी जो इन्हें कैबिनेट जो इन्हें सब कमेटी बनाई थी रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अभी तक मुझे लगता है कि जो वो सब जुडिस वगैरह कह रहे थे वो थोड़ी इनएक्टिव थी वो सब कमेटी। तो होपफुली इस मीटिंग के बाद वो एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि उमर साहब ने एश्योरेंस दी कि वो बाहर थे वगैरह, बिजी थे, तो अब वो खुद ही विल टेक केयर ऑफ दैट कमिटी, वो भी खुद देखेंगे। तो वो भी इनके अंडर ही सब कमेटी आती है, तो वो भी उसको देखेंगे ताकि वो कमेटी आपसे मिले एंड हम उन कमेटी से मिले और अपनी अप्रेंशंस जो है वगैरह उनको बताए, तो जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें। अच्छा, जो कमेटी जब से बनी है तकरीबन 1 माह का वक्त भी हो गया है, अब अदालत में भी हुकूमत को 1-2 दिन तक रिपोर्ट पेश करनी है। स्टेक होल्डर्स से चूंकि कहा गया था एक मुशावरत होगी, डेलिब्रेशंस का आगाज होगा, क्या किसी से कोई गुफ्तो शनीद अब तक हुई है या आपके साथ कोई राब्ता, या अभी आप इसके बाद करेंगे? मैं कह रहा था, ये हमने उमर साहब से बात की कि अगर कमेटी बनी है वो अभी तक थोड़ी इनएक्टिव थी जी, वो खामोश थी, अभी तक इनएक्टिव थी वो। उनके जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके पार्टीज के जो लीडर्स थे वो सब जुडिस बोल के वो बात ही नहीं कर रहे थे। अब इस मीटिंग के बाद जो उमर साहब ने खुद कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई पार्टी का लीडर सब जुडिस का बहाना नहीं देगा, वो कमेटी आपसे शाना बशाना काम करेगी, आपसे मिलेगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलेगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करेगी। तो क्या मैं ये समझूं साकिब कि कल की मीटिंग एक फ्रूटफुल मीटिंग रही, क्योंकि फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है, खुद वो मॉनिटर इस चीज को करेंगे, तो क्या तलबा इस पूरे मीटिंग के बाद मुतमईन नजर आए? क्योंकि हम देख रहे थे दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिवेट है, बहुत सारे तलबा एहतजाज कर रहे हैं और उनकी एक बड़ी डिमांड ये थी कि भैया जब तक ये मामला होता है तब तक रुक जाए। आपने कहा कि वज़ीर ने कहा कि बिना बैन रिक्रूटमेंट पर तब तक नहीं होगी, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश की जाएगी। ये माने मैं समझना चाहता हूँ कि क्या मकसद था वज़ीर आला का ये कहने का? जी, वो तो वज़ीर आला ही कह सकते हैं उनका क्या मतलब था इस चीज का। चलिए साकिब, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये चलते चलते बताइए, क्या जो तलबा कल एहतजाज श्रीनगर के अंदर कर रहे थे वो सेटिस्फाइड है? देखिए, सेटिस्फेक्शन यही आएगी जब हम रिजल्ट देखेंगे। एक तो मीटिंग हो गई, ठीक है, वो ऑफिस के अंदर हो गई, बट अब हम रिजल्ट चाहते हैं, उस मीटिंग के रिजल्ट चाहते हैं। कल तो डिफरेंट इलाकों से, इनफैक्ट जो वहाँ स्टूडेंट्स आए थे, हमने जब बात की, कुछ तो दिल्ली से ट्रैवल करके आए थे एक ही रात में, कुछ तो जम्मू से आए थे, डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से आए थे। ठंड थी तो इनिशियली तो वहाँ जमा होने नहीं दिया था, बट जब रूलर साहब आए वगैरह तो फिर हम सबको जमा हो पाए और उन्हें मार्च किया। हमें अब हम खुश, या इन द सेंस वी विल बी सेटिस्फाइड जब हम रिजल्ट देखेंगे। तो अभी रिजल्ट के लिए तलबा कितनी देर तक इंतजार करेंगे कि चलिए भाई हम 10 दिन वेट करते हैं, 15 दिन वेट करते हैं, उसके बाद कोई नई? हम तो कब से वेट ही कर रहे हैं। अब हम बार बार तो इनसे मिल ही रहे हैं। देखिए, ये उमर साहब इस वक्त इस कौम के सरबराह है, एक लीडर है जी, तो एक चैनल ऑफ डायलॉग तो उन्हें ओपन रखनी ही है। और मतलब जो इस वक्त कल चाहे वह मेडिकल स्टूडेंट्स थे या बाकी थे, दे आर द इंटेलेक्चुअल, कौम के वो क्रीम लेयर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है। अगर वो सड़कों पे आए हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं जगह सिस्टम में फ्लॉ है, और ये इनफैक्ट एक सोसाइटी को तो असर करेगा ही बड़े सतह पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जी के में आपने वक्त दिया और वजाहत की कि कल जो मुलाकातें हुई हैं यहाँ से आगे हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे अभी देखना बाकी होगा, लेकिन जैसा हम बार बार बता रहे हैं
25 और 26 कल के अगले 48 घंटे, जिसमें हुकूमत की तरफ से क्या जवाब अदालत में जाएगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और 27 तारीख को समाअत है, वहां क्या बातचीत होगी, इस पर मुसलसल अपडेट्स अब तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन एक और मुसीबत खित्ते के अंदर, एक और परेशानी, या आप कह सकते हैं कि मुआशी और इक्तिसादी बदहाली के बीच अब शायद वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में नाश्ता करना भी लोगों के लिए शायद मुश्किल और महंगा होगा। इशफा, बिल्कुल, खबर और इत्तलात के मुताबिक अब रोटी जो सूबा कश्मीर के अंदर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर लेते हैं, या जम्मू सूबे के अंदर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर इस तरीके का चलन है, ये महंगी हो रही है। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक जो ट्रेडिशनल ब्रेड है कश्मीर का, वो अब महंगा होगा और नई रेट्स का इतलाक कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर रेट्स का इतलाक कर दिया गया तो मकामी तौर पर जो अवाम है वो इस पूरे फैसले से गैर मुतमईन नजर आए, वो मुतमईन नहीं है। और उनका मानना है कि जिस तरीके से मशावरतों के बिना मामला चलाया जा रहा है ये गलत है। लेकिन जो कश्मीर ब्रेड मेकर्स अंजुमन है, एसोसिएशन है, उनका मानना है कि डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों को एतमाद में लिया गया, उनके साथ मशावरतें हुई, उसके बाद ही रोटी के दाम बढ़ाए गए हैं। अब ये रोटी के दाम जो बढ़ाए गए हैं वो आप देख लीजिए क्या कुछ है। लेकिन जो सिविल सर्विसेज, जो सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ जो SRO 300 है उसका इतलाक दिया गया, कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 और फिर जो रूल 1983 का, उसके तहत ही मीटिंग्स हुई है। और साल 2024-25 के तहत अब घी वाली रोटी, कुलचे, शिरमाल और तमाम तरह की रोटियों में इजाफा कर दिया गया है। और इस तरीके से जो अभी तक आपको 10 रुपये में रोटी मिलती थी वो 15 रुपये चली गई है, जो 15 रुपये में थी वो 20 रुपया चली गई है, जो 5 रुपये वाली थी वो 9 या 8 रुपये तक चली गई है। और अवाम इस पूरे मामले पर बेजारी दिख रही है और कहा जा रहा है कि इस महंगाई के आलम में जिस तरीके से सुबह के नाश्ते पर भी डाका जनी हो रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। 10 रुपए की रोटी जो है वो फरोख्त करने का ऐलान हुआ, ये नई रेट लिस्ट के मुताबिक। इसमें आप देखेंगे तो लवासा वगैरह, या जो आप चाय के साथ सूखी रोटी भी खाते थे, गिरदा है, सुचवोर जिसको आप बोलते हैं, 5 रुपए के बजाय अब ये 10 रुपए मिलेगी। और अब ये आप कह सकते हैं कि जो मुतवस्सित घराने हैं, नाश्ता करना थोड़ा मुश्किल भी हुआ और महंगा भी उस हिसाब से, जब आप ये देख रहे हैं कि महंगाई की मार ऑलरेडी लोगों को परेशान कर रही है, बजट थोड़ा सा बिगाड़ा है। यही वजह है कि मकामी आबादी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। और जब आप सरमा में हैं तो मैक्सिमम लोग जिनका रोजी रोटी ये रोटियां वगैरह बेचकर इसी से उनका रोजी रोटी का जरिया भी है, जम्मू प्रोविंस के अंदर भी बहुत सारे लोग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटीरियर बेल्ट में भी रोटियां बेचते हैं। और सुबह सुबह आप देखेंगे मुख्तलिफ गली मोहल्लों और कोचों के अंदर वो आवाज़ लगाते हुए नजर आते हैं, तो हज़ारों की तादाद में वो लोग भी हैं। लेकिन जब ऑफिशियल रेट लिस्ट सामने आई है, बराह रास्त इसका असर जो है वो घर की रसोई पर पड़ा या फिर आम शहरियों की जेब पर। और अब एक ख़ानदान जो पहले 20 से 30 रुपये खर्च करता था, इसी मिकदार में आप कह लीजिए रोटियां खरीदेंगे, लेकिन 40 से 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और जो शायद एक गरीब कुंबे के लिए मुश्किल है। और दूसरी तरफ बार बार हम आपको रिपोर्ट्स बताते हैं, कल भी बताया कि इक्तिसादी दबाव है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऑपरेशंस काफ़ी बढ़ते हैं। और कीमतों का हवाला देते हुए कहा गया कि कवायद व जवाबित में रहकर एक दायरे के अंदर हुकाम की जानिब से ये फैसला लिया गया। लेकिन अशिया खुर्दनी की बेलगाम जो कीमतें हैं वो ऑलरेडी दर्देसर बन रही थी। इस दौरान कश्मीरी जो नानवाई हैं उनके लिए नई रेट लिस्ट आना और 5 रुपए की रोटी अब जो आप अब तक खरीदते रहे हैं वो अब माजी का किस्सा आप कह लीजिए वो बन गया है। 10 रुपए की आपको रोटी या इससे ज्यादा ही मिलेगी। चलिए जनाब, कुलचे की कीमतों भी बढ़ गई है, सब कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि जनाब तमाम चीज़ें तब हुई है जब मशावरत हुई है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के साथ, और हुकूमती इदारे इस पर अभी भी खामोश है फिलहाल। चलिए बिल्कुल अब यहाँ से आगे बढ़ना है, थोड़ी देर में हम एक ब्रेक भी लेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर जिसने जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और आप सब जानते हैं ये 2024 साल की बात नहीं, इसी प्रोग्राम में एक तवील मुद्दत से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई ऐसा महीना या कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई हफ्ता नहीं जहां प्रोग्राम में सड़क हादसात की खबर ना हो। बदकिस्मती यह है कि माजी में भी रिपोर्ट्स आई कि जम्मू कश्मीर ने मिलिटेंसी से ज़्यादा, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी से ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान यूनियन टेरिटरी के या साबिका रियासत में हुआ तो सड़क हादसात से। इस साल 2024 के पहले 10 माह की सूरत हाल क्या है, अदादो शुमार आपके सामने।
मंथ बाय मंथ और डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। इशफाक, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि साल 2024 अपने इख्तिताम की ओर है और रवा साल के दौरान ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा हुआ है और ये इजाफा इसलिए एदाद शुमार बता रहे हैं कि तकरीबन 6,820 अफराद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सड़क हादसात में जख्मी हुए हैं। अक्टूबर आखिर 20 अक्टूबर तक के आंकड़े हमारे पास है जी। और इस दौरान 1.2 मिलियन चालान भी इंतजामिया की तरफ से किए गए हैं, यानी ट्रैफिक अमला भी मुतहरिक आपको दिखा। जम्मू टॉप ऑफ द लिस्ट है जहां पर तकरीबन 105 लोगों की मौत हुई है और 910 एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। शोपियान जिले के अंदर सबसे कम मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट की वजह से 5 मौतें हुई हैं, लेकिन 55 से ज्यादा एक्सीडेंट्स वहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं। ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जनाब इंतजामिया अपने तरीके से काम कर रही है, ट्रैफिक अमला तो मुतहरिक है, लेकिन मैन पावर की कमी है। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर रहना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सकता है वो किया जा रहा है। इस बीच चूंकि साल अपने इख्तिताम पर है तो रेलवे महकमे के आदाद शुमार भी सामने आए जिसमें यह कहा गया कि रवा साल के दौरान कोई भी रेल हादसा नहीं हुआ है, नो रेल एक्सीडेंट हुआ है रिपोर्टेड। ये आदाद शुमार सामने आए हैं। अब आप जरा देखिएगा, जनवरी से अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर 4,990 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें 6,820 लोगों जख्मी हुए हैं, 703 लोगों की मौत हुई है। और इसको जब आप मंथ वाइज खंगालेंगे तो माह जनवरी के अंदर 398 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 55 मौतें हुई हैं। माह फरवरी के अंदर 373 एक्सीडेंट्स और 51 डेथ्स हुई हैं। मार्च के अंदर 443 एक्सीडेंट्स और 79 डेथ्स हुई हैं। अप्रैल आते आते 507 एक्सीडेंट्स हुए हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मई में 597 एक्सीडेंट हुए हैं, 98 लोगों की मौत हुई है। जून में 575 एक्सीडेंट हुए हैं और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जुलाई आते आते 560 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगस्त आते आते 595 एक्सीडेंट और 60 लोगों की मौत। सितंबर आते आते 503 एक्सीडेंट, 54 की डेथ। अक्टूबर आते आते 533 एक्सीडेंट हुए और 82 लोगों की मौत हुई है। एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो ट्रिपल डिजिट में है और मरने वालों की तादाद डबल डिजिट में। जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जम्मू के अंदर 910 एक्सीडेंट, 105 फैटल्टीज हुई है। श्रीनगर के अंदर 394 एक्सीडेंट, अनंतनाग के अंदर 283 एक्सीडेंट, कुलगाम के अंदर 138 एक्सीडेंट, बारामूला के अंदर 170 एक्सीडेंट, अवंतीपोरा के अंदर 106 एक्सीडेंट, बांडीपोरा के अंदर 101 एक्सीडेंट, शोपियां के अंदर 56 एक्सीडेंट हुए हैं, गांधरबल के अंदर 137 एक्सीडेंट हुए हैं, कुपवाड़ा 101 एक्सीडेंट, उधमपुर के अंदर 341 सबसे ज्यादा नंबर यहां पर है। फिर आगे बढ़ेंगे आप, हंदवाड़ा में 72 एक्सीडेंट हुए हैं, सोपोर में 95 हुए हैं, सांबा में 214 एक्सीडेंट, कठुआ में 372 एक्सीडेंट और इसी तरीके से किश्तवाड़ के अंदर 102 एक्सीडेंट हुए हैं, रामबन में 240 हुए हैं, रजौरी में 287 हुए हैं, पुंछ के अंदर 186 हुए हैं और इसी तरीके से रेलवे कटरा पर 4 एक्सीडेंट हुए हैं, 1 की मौत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो सूरत हाल ये है कि शायद ही वो कोई दिन होगा जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और जिस दिन कोई ना कोई इसकी बेट न चढ़ता हो। तो ये सिर्फ पहले 10 महीनों की सूरत हाल है। नवंबर और दिसंबर को भी आप देखकर चलेंगे तो शायद ये तादाद और बढ़े, लेकिन 700 से ज्यादा हलाकतें इस साल 2024 के पहले 10 माह के दौरान हुई है। तो जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा पर मबनी रिपोर्ट के बाद अब जरा आगे बढ़ेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के फौरन बाद वापस लौटेंगे तो खास मेहमान के पास चलेंगे। आज जो स्पेशल सेगमेंट हम चला रहे थे ऑनलाइन गैम्बलिंग के ताल्लुक से, उसका आखिरी एपिसोड होगा। एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ दीगर कुछ मौज़ूआत हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की चंद खबरें हैं। स्कूली बच्चों के लिए एक पॉलिसी तब्दील हुई है और एक पॉलिसी को ख़त्म किया है मरकज़ी सरकार ने। 5वीं और 8वीं जमात के लिए वो मुकम्मल डिटेल्स आप तक पहुंचेंगी, लेकिन ये सारा सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा और आप कॉल्स भी करेंगे, प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे। ब्रेक के उस पार फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका।
प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में मेहमान के पास चलेंगे, लेकिन कुछ और खबरें आपके सामने रखनी है। साउथ कश्मीर चलते हैं। बड़े इदारों में से क्या तिब्बी शोबे के काम को बेहतर करने के लिए या महकमा सेहत का काम बेहतर हो, इसके लिए कोशिशें तो हुई, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, आदाद शुमार देखते हैं, तो सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नजर आती है। जिला अनंतनाग, जहां पर जीएमसी के अलावा एक और अस्पताल जिसको आप मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर या जच्चा बच्चा अस्पताल हॉस्पिटल जो एक काफी मुद्दत से चल रहा है, इस पर कई रिपोर्ट्स आपको हमने दिखाई कि ये अस्पताल या जिस इमारत से मौजूदा वक्त में अस्पताल काम कर रहा है, ऑपरेशनल है, ये गैर महफूज कई बरस कबल महकमा फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से करार दी गई है। आज के वक्त में इमारत गैर महफूज होने के बावजूद भी हजारों मरीजों का आना, कतारों में खड़े रहना, इलाज के लिए मुंतजिर रहना, रात के वक्त में जहां पर सर्जिकल वार्ड्स में या लेबर रूम में इतलात के मुताबिक 100-125 के आसपास लोगों का, बेशतर इनमें खवातीन होती हैं, इनका पहुंचना ये बताता है कि अभी भी अस्पताल पर दबाव है। लेकिन बात जब स्ट्रक्चर की आती है, बात जब बुनियादी ढांचे की आती है, तो मुतलका हुकाम की रिपोर्ट्स और आदाद शुमार सामने होने के बावजूद भी कि इमारत जिसको अनसेफ या गैर महफूज करार दिया गया था, उस इमारत में असुरक्षित होने के बावजूद भी इलाज आज के वक्त में जारी है। 7 बरस कबल इस अस्पताल को दूसरी जगह ले जाने का जो एक मंसूबा था, और रहमत आलम ट्रस्ट बिल्डिंग सरनाल अनंतनाग के अंदर, लेकिन बाद में कहा गया कि फौरी तौर से इस पर रोका जाए और 13 करोड़ के आसपास की जो रकम है 2 एडिशनल फ्लोर्स बनाने इस बिल्डिंग के अंदर, जिस पर खर्च करने और सरकारी खजाने से निकालने, और उसके बाद आईआईटी जम्मू ने बाद में इस पर एक मुआयना किया तो पता चला कि 2005 आप सब जानते हैं तबाहकुन ज़ल्ज़ला, उस वक्त भी बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद इन इलाकों के अंदर भी जहां जहां नुकसान अगरचे ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन कामकाज मुतासिर हुआ। सूरत हाल ये है कि आज के वक्त में एक बड़ा इदारा बड़ी आबादी को संभालता है, लेकिन परेशानी कि इमारत किसी भी वक्त, जो आज भी खतरे का सबब है, अथॉरिटीज ने ये क्लियर कर दिया है, लेकिन न जाने क्या मजबूरी इंतजामिया की है कि जच्चा बच्चा अस्पताल एक गैर महफूज इमारत से बरसों पहले रिपोर्ट और तस्दीक होने के बावजूद भी आज भी उसी इमारत से चल रहा है। याद रखिएगा, गुज़श्ता दिनों रियासती वज़ीर सेहत सकीना यत्तू की तरफ से भी बयान आया था, जिनने कहा था कि इस मामले की हसासियत को समझा जा रहा है और किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स को आड़े आने नहीं दिया जाएगा। ये अपनी जगह बयान है, लेकिन खबर ये है कि अनसेफ बिल्डिंग है और हर दिन जच्चा बच्चगी के अस्पताल के अंदर मरीज तीमारदार आ रहे हैं और गोनागो मुश्किलात से दो। फिदा हुसैन हमारे साथ है साउथ कश्मीर से। फिदा, ये जो मैटरनिटी अस्पताल की कहानी हम बता रहे हैं, MCCH अस्पताल अनंतनाग की बात बता रही है, आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एक नई बात इसके साथ जुड़ रही है। हर बार हुकूमतें आकर वादा करती है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो शायद वोट बैंक ना हिले, इसको लेकर खामोशी इख्तियार की जा रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से डल को लेकर जो बड़े डिसीजंस लेने थे नहीं ले पा रही है सरकार कभी भी। देखिए इशफाक, दो तीन चीजों को सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना होगा। एक कि वोट बैंक से उठकर फैसला लेना है। फैसला अगर लिया गया तो इस फैसले पर मोहर क्यों नहीं लग रही है? अगर ये गैर महफूज है और इस बिल्डिंग में, इस अस्पताल में इतने सारे लोग दिन भर वहां पर इलाज के लिए आते हैं कि शायद हम भी वहां पर गिनते रहते हैं कि आखिर कितने लोग, ना कि सिर्फ जिला अनंतनाग बल्कि जिला कुलगाम भी और जिला शोपियान भी और पुलवामा के भी बेशतर इलाकों के जो खवातीन है वो वहां पर अपना इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ सूबा जम्मू से भी वहां पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वहां पर रहती है। और अगर इस बिल्डिंग को पहले ही अनसेफ करार दिया गया, तो अगर अनसेफ है तो वहां पर और भी बिल्डिंग्स है जहां पर ये जच्चा बच्चा अस्पताल जो है वहां पर शिफ्ट हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी जो कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे वजीर सेहत का दौरा हुआ और उन्होंने इस बात पर मार लगाई कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, लेकिन कोई सियासत इसमें नहीं चलेगी। फैसला जो है वो जल्द लिया जाएगा और मिल बैठकर ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि चिमागोया बहुत सारी चल रही थी जिला अनंतनाग और खास तौर पे जो अनंतनाग के रहने वाले लोग हैं। अगर ये फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अनसेफ डिक्लेयर की है बिल्डिंग, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑपरेट चल रहा है, बच्चों का इलाज चल रहा है, माएँ आ रही हैं और अच्छा खासा रश यहाँ पर रह रहा है,
खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी क्या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की होगी, जिम्मेदारी क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, जिम्मेदारी क्या फिर सियासत की होगी जो इसके आड़े हमेशा आया है? देखिए कई बार वहां पे जो है छोटे मोटे जो वाकयात है वो वहां पर रोनमा हुए हैं, जिसमें कई बार जो है वो आग भी नजर आई वहां पे, लेकिन आग बुझाने का काम जो है फायर महकमा ने जल्द अपने हाथ में लिया और वहां पर और नुकसान से बचाया है। हालांकि यहाँ पर लोग भी यही आवाज उठा रहे हैं और जिला इंतजामिया के साथ जब हमारी बात होती है तो उनका भी यही कहना है, क्योंकि जीएमसी की बात चल रही है। जीएमसी में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जहां पर इस जच्चा बच्चा अस्पताल को ले जाने का मंसूबा जो है वो शायद दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस पर अगली मोहर कब लगेगी ये एक बड़ा सवाल है। जैसे हम बार बार कहते हैं, जैसे आप भी अपने प्रोग्राम्स में बार बार इसी पे सवाल उठाते हैं कि आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल जहां पे हजारों की तादाद में लोग जो है वो वहां पर अपना इलाज करने के लिए आते हैं और कभी भी वहां पे कोई भी खतरा लाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले ही वहां पे इसको अनसेफ करार दिया गया, तो अगर ये अनसेफ है तो इसको सेफ जगह पे क्यों नहीं मुंतकिल किया ये जो जाता है? 24 घंटों के अंदर खबर है कि ऑर्डर निकला, रिवोक किया गया, क्या वाकई तौर पर सियासत है इसमें? देखिए पहले भी खबरें चल रही थी जब यहाँ पर पीडीपी बीजेपी की सरकार थी कि वहां पर रात को शिफ्ट किया गया इस अस्पताल को, रात को ही सारा सामान जो है वो वापस लिया गया है। और अभी भी ऐसी खबरें है कि देखिए अभी तक जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त वहां पे अस्पताल को शिफ्ट करना सवाल ही हमारी सोच से बाहर। अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 करोड़ रुपया हमारे पास जो आदाद शुमार है कि कम से कम 13 करोड़ रुपया नई बिल्डिंग पर लगी है, नई बिल्डिंग को यूज नहीं किया जा रहा है, अनसेफ बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। तो सवाल तो उठ रहे हैं ना, आखिर दरपर्दा क्या है जिसकी पर्देदारी की जा रही है हर तरफ से? कौन है ऐसी वो पावरफुल चीज जो इसको हिलने नहीं दे रही है? देखिए पावरफुल चीज कौन है वो सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पावरफुल चीज जो है वो ये है कि जब भी वहां पर इस अस्पताल के हवाले से शिफ्ट करने की बात की जा रही है तो कोई ना कोई चीज जो है वो सामने आ रही है कि कहाँ पे शिफ्ट करेंगे। वहां पे रहमत आलम की बात चल रही थी, लेकिन रहमत आलम को भी अनसेफ करार दिया गया। अब दूसरी जगह कहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा? क्या जीएमसी में इसको मुंतकिल किया जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुराने जमाने में ये भी कुछ साल पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वहां पे होता था, तो अब जीएमसी में तब्दील हो गया, वहां पे एसोसिएट हॉस्पिटल है, तो क्या वहां पे ही शिफ्ट किया जाएगा? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन सियासत इस अस्पताल के आसपास बहुत ज्यादा घूम रही है मुफ्ती मोहम्मद सईद के टेन्योर से लेकर अब तक, लेकिन क्या सियासत से पर्दा हटेगा? ये बाअसर सियासी शख्सियत जो अस्पताल को हिलने नहीं दे रही है और अनसेफ बिल्डिंग में ये चल रहा है, क्या मौजूदा हुकूमत इतना करेज रखती है, इतना हौसला रख रही है कि वो उन तमाम चेहरों से निकाब हटाकर अवाम को एक राहत देगी और इस अनसेफ बिल्डिंग से बाहर आएगी? बड़ा सवाल ये है हमारे सामने। लेकिन जरा आपको ये भी बताते चले कि मनसूबा बंदी हो रही है और ये नई मनसूबा बंदी जम्मू कश्मीर के लिए एक और संगे मील साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने लग्जरी गाड़ियां देखी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी तौर पर चलाई गई है, ई व्हीकल जिन्हें आप कह रहे हैं, और जम्मू और श्रीनगर के अंदर अवाम ने जब ये गाड़ियां देखी तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक नई रूह आती हुई देखी है। लेकिन अब खबर है कि सेहत सफाई को लेकर भी हुकूमती इदारे मुतहरिक हैं और नए मंसूबे को तश्कील दे दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब जम्मू और श्रीनगर के अंदर बैतुल खुला तामीर किए जाएंगे और अर्बन लोकल बॉडीज ने यह बेड़ा हाथ में लिया है कि साफ सुथरा शहर और साफ सुथरा देहात हो। इस जिम्मन में अब बैतुल खुलाओं की तामीर भी जदीद तरीके से कराई जाएगी और पहले मरहले पर जिस तरीके का सयाहत का प्रेशर रहता है श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, तो उसको देखते हुए सयाहती मकामात पर यह जदीद आलात बनाने का फैसला, जदीद बैतुल खुला बनाने का फैसला ले लिया गया है, जहां पर जदीद आलात लगाए जा रही हैं, मॉडर्न फैसिलिटियां होंगी और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर सोलर पावर बैकअप रहेगा। यानी ये जो वॉशरूम्स होंगे ये टोटली हाईटेक वॉशरूम्स होंगे और जनवरी 2025 से इन हाईटेक वॉशरूम को शुरू करने का फैसला लिया गया है। अर्बन लोकल बॉडीज ने पहले ही फैसला लिया कि गुलमर्ग, पहलगाम
और मजहबी मकामात, चाहे वो जम्मू के हैं, श्रीनगर के हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस ज़िमन में काम किया जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम आगे बढ़ाया जाएगा और तकरीबन 375 ऐसे सोफिस्टिकेटेड वॉशरूम्स तामीर किए जाएंगे, बैतुल खुला तामीर किए जाएंगे और इस ज़िमन में जो रूरल सैनिटेशन और दीगर महकमा जात हैं आपस में इश्तराक से आगे बढ़ेंगे। सीधे हम श्रीनगर चलेंगे। सईद काउसर, शेख काउसर हमारे साथ हैं जो इस खबर पर तफसीलात देंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस प्रोग्राम को हाथ में लिया जा रहा है और खबर यह है कि जब ये बैतुल खुला तामीर होंगे तो वादी और जम्मू के लोगों को और सयाहत पर आने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। शेख कौसर, बताइएगा ये जो मंसूबा है जिसके मुताबिक काम अब सरकार करने जा रही है, क्या एरिया भी आइडेंटिफाई हुए हैं? कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कौन कौन से अहम तरीन मकामात हैं अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भी जहां पर इब्तदाई मरहले में इन टॉयलेट्स को बनाना या कायम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है? जी बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब और आसिफ साहब। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार आम लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम कर रही है कि लास्ट बार हमने देखा कि यहाँ पे जो जम्मू और श्रीनगर में ई बसेस अमल में लाई गई है जो कि स्कूली बच्चों के साथ साथ औरतों को वो बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आज और एक खुशखबरी है शहरी आबादी के लिए कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खुला बनाए जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्टों में। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पे ये जदीद तरीन बैतुल खुला बनाए जा रहे हैं जिसमें तमाम तर फैसिलिटीज रखी जाएगी और लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए जाएंगे जो एक 5 स्टार होटल्स के वॉशरूम्स में लगाए होते हैं, तो वही फैसिलिटीज रखी जाएगी इन बैतुल खुलाओं में। और इसके साथ आपको बता दूं कि लोग भी बार बार सरकार से अपील करते थे कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है और इसके साथ साथ जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है वहां पे ऐसे बैतुल खुला बनाए जाए, क्योंकि हमने भी देखा कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे अभी तक ऐसे बैतुल खुला अमल में नहीं लाए गए हैं। लेकिन अब ये सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि तमाम टूरिस्ट प्लेसेस चाहे जम्मू में हो या श्रीनगर में हो या पहलगाम हो, गुलमर्ग हो या जियारत गाह हो, वहां पे ये जदीद तरीन बैतुल खुला बनाए जाएंगे जिसमें हर एक फैसिलिटी रखी जाएगी। औरतों के लिए अलग बनाया जाएगा और मर्दों के लिए अलग बनाया जाएगा। तो इस हवाले से जब हमने बात की मैनेजिंग डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन डॉक्टर देवांश यादव जो कि कमिश्नर जम्मू कॉर्पोरेशन के भी है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हम 365 सीट्स अमल में लाएंगे और जिसपे काम जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा और ये 6 महीने के अंदर अंदर ये तैयार होंगे और लोगों को ये फराहम किए जाएंगे। तो अच्छा जी, कौसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम मजहबी मकामात की बात करते हैं तो थोड़े बहुत चीजें हैं वहां पर, लेकिन जब हम टूरिस्ट साइट्स की बात करें, इस पर पहलगाम चले जाएं तो आपको शायद ही कहीं पर उस तरीके का सोफिस्टिकेटेड हाई टेक वॉशरूम मिलेगा जो वहां पर हो फैसिलिटी, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें सयाहों को होती है और फिर वो होटल्स का रुख भी करते हैं। अगर ये पब्लिक प्लेसेस पर बनता है और इस तरीके से सयाहती मकामात पर बनता है तो कहीं ना कहीं सेहत सफाई के हवाले से भी एक ख्याल रखा जाएगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगी, और तीसरा जो वादा किया गया कि हर वक्त सफाई का ख्याल हुकूमती इदारे रख रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं कदम होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि फिलहाल जनवरी के महीने से इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा और पहले मरहले में तकरीबन 375 के करीब ये बैतुल खुला, ये वॉशरूम जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए जा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं टूरिस्ट प्लेसेस एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले फेज में होंगे और कुछ रिलीजियस प्लेसेस जहां पर सबसे ज्यादा सयाहों का रश रहता है। जी आसिफ, चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं, खास मेहमान की तरफ भी चलेंगे। और आज आप सब जानते हैं ये आखिरी एपिसोड भी होगा, इस ताल्लुक से भी जरा बात करनी है। और इससे पहले हम मेहमान के पास जाएं, एक खबर मैंने शुरुआत में कहा था कि स्कूलों के ताल्लुक से एक नई पॉलिसी सरकार ने मुतारिफ कराई है, वो जरा आपके सामने रखें और आपको बताएंगे कि बच्चों के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक सरकार कैसे और किन बुनियादों पर काम करने जा रही है। स्कूली बच्चों के लिए जो आज के वक्त में अथॉरिटीज ने जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी वो खत्म कर दी है, जिसका मतलब यह है कि अब बच्चे का वो जो एक ऑप्शन था कि 5वीं और 8वीं में बच्चा फेल नहीं होगा, वो बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। यानी
बच्चे फेल भी हो सकेंगे, 5th वाले भी और 8th में भी। इसकी तस्दीक भारत सरकार की जानिब से खुद की गई। और इतना ही नहीं, ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की गई, प्रमोशन का रास्ता जिसमें आप देखेंगे थोड़ी सी तब्दीली भी आएगी। मरकजी हुकूमत ने 5वीं और 8वीं के तलबा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया और स्कूलों को सालाना इम्तिहान पास न करने वाले बच्चों को फेल करने की इजाजत ये पॉलिसी देगी। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई बच्चा प्रमोशन के मयार पर पूरा नहीं उतरता तो इसे रिजल्ट के ऐलान के 2 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक दोबारा इम्तिहान देने पर भी अगर बच्चा दोबारा पास नहीं होता तो प्रमोशन के मयार को पूरा न करने पर फिर से उसे फेल करार दिया जाता है। क्लास 5th या क्लास 8th में उसको वापस रखा जाएगा। बच्चे को बरकरार रखने के दौरान उस्ताद बच्चे के वालिदैन की रहनुमाई करेगा। और वजारत तालीम के मुताबिक इब्तदाई तालीम मुकम्मल करनी है, ये ज़रूरी है। लेकिन आप सबको याद है कि RTI एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, साल 2019 में उसमें तरमीम की गई। संशोधन के बाद ये कहा गया कि 5वीं और 8वीं जमात में अगर कोई फेल होता है तो प्रमोशन का रास्ता खुला रखा जाए, ताकि बच्चा कहीं पर यह ना सोचे कि उसको आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया और वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई है। अब अगर बच्चा फेल होता है तो 5वीं और 8वीं में फेल होने के बाद उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन जब तक रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट आने के बाद 2 महीने का मजीद वक्त दिया जाएगा, बच्चे को दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। फिर भी अगर पास नहीं होता तो फिर उसे पिछली क्लास में ही रखा जाएगा, यानी 5वीं और 8वीं में। उसकी कॉल नहीं लग रही है। चलो उस पे आ जाओ, ऐसा ही करो। एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात आपके सामने रखते हैं स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, SIA की, क्योंकि SIA ने बड़ा दावा पेश किया है और दावा हवा में नहीं बल्कि अदालत के अंदर पेश किया है, जिसके तहत SIA ने यह साफ कर दिया कि कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ पहला चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। SIA का क्रैकडाउन कश्मीर फाइट नामी ब्लॉग के ऊपर लगातार जारी है और ये वही ब्लॉग है जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के नामों की तशहीर करते हुए उन्हें धमकियां देता था। और याद रखिएगा, फरवरी 2024 का महीना जब इसी कश्मीर फाइट ब्लॉग ने बैक टू बैक कई पोस्टर्स सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसमें न सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नाम था, कुछ सहाफियों का नाम था, कुछ और सिविल सोसाइटी के लोगों का नाम था, जिसके बाद खौफ और दहशत का आलम बना हुआ था। उसके बाद SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मुजफ्फर मज्जू नामी नौजवान गिरफ्तार हुआ, जिस पर यह इल्जाम बाद में लगा। SIA ने अदालत के सामने यह बात रखी कि ये वो लड़का है जो इस पूरे मामले में एक कंड्यूट के तौर पर काम करता था, वाइटल इंफॉर्मेशन लेता था और उसे राब्ता साइटों के जरिए से सरहद पार पहुंचाता था। अब इन्वेस्टिगेशन यहां नहीं रुकी है, बल्कि SIA के जो आज बयानात आए हैं, जो आज स्टेटमेंट्स उनके छपकर आए हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि श्रीनगर के एक ममनुआ तंजीम के मिलिटेंट सज्जाद गुल, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के अंदर है, ये मास्टरमाइंड है जी इन तमाम प्लॉट्स के। जो भी कार्रवाइयां कश्मीरी पंडितों की हलाकतें और दीगर चीजें हुई हैं, उसमें सज्जाद गुल का नाम भी इस चार्जशीट के अंदर रखा गया है। चार्जशीट जो है वो एडिशनल सेशन जज जम्मू 3rd के सामने रखा गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि ममनुआ तंजीम से वाबस्ता ये लोग थे और ऑनलाइन थ्रेट्स कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट एम्प्लॉयज और दीगर लोगों को देते थे, जिसको लेकर सूरत हाल ये बनी थी कि दहशत का आलम बना हुआ था। और जब तहकीकात शुरू की गई तो मुजफ्फर का नाम साहब पहले सामने आया, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, टैग कर रहा था इसे, और उसके बाद मजीद तहकीकात के बाद पता लगा कि शेख सज्जाद अहमद, जिसका असल नाम, जो कोड नाम इसका सज्जाद गुल है,
जो श्रीनगर का रहने वाला है, इन दोनों पाकिस्तान के अंदर है, ये मास्टरमाइंडेड है जी इस पूरे मामले का। फिलहाल पहला चार्जशीट जो आया है वो एडिशनल सेशन जज जम्मू की अदालत में दे दिया गया है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और चलिए कॉलर्स की तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे। आप कॉल करना शुरू कीजिएगा, लेकिन तब तक कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी आप तक जरा पहुंचा देते हैं और बात सीरिया की करते हैं, जहां पर मुलाकातों का एक नया दौर शुरू हो गया है और जो अबूरी हुकूमत है या अब यही हुकूमत काम करेगी, शरिया निज़ाम के साथ काम करने के लिए तैयारियां कर चुकी है। हुकूमत बनने के बाद पेशरफ्त ये हुई है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकातें मजीद आगे बढ़ी हैं और मुलाकातों का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है कि दमिश्क के अंदर, सीरिया में दमिश्क के अंदर, जहाँ पर एक नई दहाई से ज़ायद अरसे के बाद एक कतरी वफद ने पहली बार शाम के दारुल हुकूमत पहुंचकर मुल्क के सरकर्दा बागी कमांडर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हैयत तहरीर अल शाम के लीडर अहमद अल शाहरा ने कहा कि दमिश्क और दोहा के दरमियान जो पुराने रास्ते थे, पुराने जो रवाबित थे, वो बहाल किए जाएंगे और इस सिलसिले में पेशरफ्त यहाँ से आगे हुई है। इतना ही नहीं, कतर तवील अरसे से तुर्की के साथ मिलकर HTS के बागियों की पुष्टपनाही कर रहा है और साबिक सदर बशार अल असद का तख्ता उलट देने के बाद अब दोनों मालिक तुर्की और कतर शाम में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। साथ साथ इत्तलात ये हैं कि जॉर्डन और सऊदी अरब के जो सफारतकार हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं HTS के सरबराह के साथ और हुकूमत आगे काम कैसे करेगी इस ताल्लुक से अमली जामा हिकमत अमली बनाकर अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये ऐसा पहला मौका होगा कि जब से बगावत हुई, तख्ता बशार अल असद का उल्टा और उसके बाद यहाँ मुलाकातें इस हिसाब से चली हों। आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे, तो उससे पहले एक आखिरी खबर आपके सामने बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात की भी बात करनी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल भी बेहतर नहीं हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल ये बन गई है कि अब एक दूसरे के अफसरान भारत बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश के यहाँ आते हैं, मुलाकातों का एक दौर चलता है, लेकिन नतीजे अभी तक सामने नहीं आ रहे और इन सब के दरमियान तकरार के बीच मोहम्मद यूनुस हुकूमत की जानिब से एक खत लिखा गया भारत सरकार को, जिसमें मुतालबा किया गया है कि अदालती मामलात हैं जहां पर शेख हसीना की पेशी लाजमी है, लिहाजा शेख हसीना को आप जलावतन कर दें और फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए। बांग्लादेश ने भारत को एक खत लिखकर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर दिया है और खारजा उमूर के मशीर तौहीद हसन के मुताबिक उन्होंने भारतीय हुकूमत को बताया है कि बांग्लादेश की हुकूमत चाहती है कि शेख हसीना अदालती अमल के लिए बांग्लादेश वापस आए। गुज़श्ता रोज़ यानी पीर के दिन ही अमूर दाखिला के मुशीर जहांगीर आलम ने भी तस्दीक कर दी कि वजारत ने वजारत खारजा को खत लिखा है, माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना की भारत वापसी से मुतालबा किया जा रहा है और इसके बाद बांग्लादेश की जो वजारत खारजा है भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर चुकी है। भारत और बांग्लादेश हुकूमतों के दरमियान 2013 में हवालगी से मुतल्लिक एक मुआहिदा हुआ था। 2013 से भारत के दरमियान काबिल हवालगी जराइम के मुल्ज़िमान या जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं और कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने का मुआहिदा था। बांग्लादेश की हुकूमत के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत वो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा कर रही है और हवालगी की इस मुआहिदे की एक शिक में कहा गया है कि अगर हवालगी किए जाने वाले शख्स के खिलाफ इल्जामात सियासी नौयत के हों तो दरख्वास्त को मुस्तरद किया जा सकता है। लेकिन शेख हसीना के बारे में आप सबको याद होगा कि दबाव काफ़ी बढ़ गया था। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे एक उनके फैसले के बाद और 5 अगस्त को शेख हसीना मुल्क से फरार होकर भारत पहुंची थी, अब तक यहाँ मौजूद हैं। अब ये दोबारा खत लिखकर बांग्लादेश ने मुतालबा किया है कि शेख हसीना को यहाँ भेजा जाए। अदालत के कुछ मामलात हैं, जुडिशरी प्रोसेस है जिसमें उनकी हाजिरी यकीनी है। चलिए अब सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे, आप लोगों की बात भी सुननी है। प्रोग्राम में चंद मिनट्स हमारे पास हैं, उसके बाद वेदर अपडेट भी आपको बताया जाएगा। एक एक करके कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। चारों नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, कॉल करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो जी, नाम बताएं और जल्दी से अपनी बात रखिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उमर आबाद श्रीनगर से हूँ। तो जो आपने ये न्यूज चलाई कि जो रोटियां हैं सवेरे जो नाश्त में ये ब्रेकफास्ट में हम खाते थे उनकी रेट बढ़ गई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट के मशवरे से हुआ है या उनकी कंसेंट से हुआ है या उनको पता ही नहीं है, क्या हमें क्लियर हो जाए कि इसमें एक चीज जो स्टेटमेंट में आया है वो यही है कि जो कंसर्न एजेंसियां यानी
अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी का जो दफ्तर है उनको बताया गया है कि जी हम रेट्स बढ़ा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां उन्हें इस बात का इल्म है। अब ऊपर वाले सर्कल में पता है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका दावा ये है कि हमने जो भी फैसला लिया ये तब लिया जब हमने हुकूमती इदारों को बाज़ाब्ता तौर पहले तहरीरन इस चीज से आगाही दिलाई है। जी उमर साहब चलिए एक और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। सर मसला ऐसा है कि जब ये इधर का दफा नहीं टूटा था और ये 300 हमारा दफा था और 35A, तो उसके बाद उससे पहले कहते थे कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक टूट अंग नहीं है और उसको पुराने वाले इन बादशाहों ने अलग करके रखा है। बजाय से बात है कि 3-4 साल से ये उसके पहले दफा जब टूट गया था वो हम इंडिया के कानून के हिसाब से, दिल्ली के कानून के हिसाब से, दिल्ली के कानून के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा जी। दिल्ली के कानून के हिसाब से चलने के बाद यहाँ पे यह सूरत हाल है कि यहाँ के जो मुलाजम है उधर वाली यूटी में अलग तनख्वाहें मिल रही हैं और यहाँ वाली यूटी में अलग तनख्वाहें मिल रही हैं। तो ये दोगलापन क्यों हो रहा है? इधर वाले मुलाजमों को सरकार क्यों दो नजर से देख रही है और नीची नजर से भी बताइएगा किन मुलाजमीन के बारे में आप भाई बात कर रहे हैं? खासकर आप ऑनलाइन नेट से भी देख सकते हैं, गूगल से भी। SPO की वहाँ से 32,400, यहाँ पे 18,000 ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। बिल्कुल, मैक्सिमम वेज एक्ट का इतलाक यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी जगहों पर उसका होना चाहिए। बात सही है आपकी, आपका गिला सही है, आपका लॉजिक सही है कि जब एक कानून है तो एक ही कानून से पूरे मुल्क के अंदर देखा जाए, दो कानून से क्यों देखा जा रहा है। रियासत की भी अपनी परेशानियां होती है। मुझे उम्मीद है कि मामला आपका सुना गया है, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं जरूर आएगा। एक और कॉलर है जी। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो जी कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर कुरैशी फ्रॉम जिलानाबाद पीरबाग। जी डॉक्टर साहब। सर प्लीज हेल्प कीजिए, बहुत कोशिश की हमने। हमारी कॉलोनी को स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, प्रीपेड मीटर, लेकिन एरिया कवरेज जो बिजली का है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। फीडर्स पुराने हैं, कम हैं, तो यहाँ बिजली न होने के बराबर है। दिस इज स्ट्रेंज। यहाँ ये कॉलोनी जो है किसी के घर में कोई अनफेयर यूज नहीं है बिकॉज ऑफ द इंसुलेटेड वायर्स एंड प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जी, लेकिन बिजली नहीं है। हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, हमारी मशीनरी खराब हो गई, हमारा इन्वर्टर बैठ गया। कहाँ बताएं, किसको बताएं? नोबडी इज गिविंग एनी अटेंशन। प्लीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रात देर के रियासत के वजीर आला ने भी इस मामले पर एक मीटिंग ली है, जो इंफॉर्मेशन की तरफ से बयान जारी किया गया। फिर वो खुद बेमना ग्रिड भी चले गए थे, जहां पर उन्होंने देखा कि लोड शेडिंग का मामला कैसा है। लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा इस वक्त वादिया कश्मीर के लोगों की है। अब जिन लोगों के पास स्पेशल लाइनें लगी हैं, उन्हें 12 में से 8-9 घंटे बिजली आती है, तो शायद उनका इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि आवाम को जब बिजली चली जाती है तो किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला कल से श्रीनगर के अंदर बैठे हैं, इस मसले की ओर देख रहे हैं, कोई ना कोई बुनियादी हल निकाल कर इसका देखा जाए। एक ज़माने में जब बिजली की किल्लत होती थी तो गैस टरबाइन को शुरू किया जाता था, राहत होती थी श्रीनगर के लोगों को। ऐसा अगर मुमकिन हो सकता है तो एक और पहलू ये भी हमारे पास है, देखा जाए कि क्या उसे चालू किया जाए या नहीं। एक और कॉलर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब नए के पैसे नए समल सोना वाले पैसे अच्छा से रोड अक्सा बाग में जनाब हबीबुल्लाह अर्ज करान। हेलो वनियो तो यीपुर से अलावा दोहस पे अत पे 10 वरी पे कह रोड खुला कि मतलब बागों मज बस जमीन पे वसन कह मेहरबानी कर वात तो तुम महकमस तान कुछ पे गुस रोड नीर रोड दब मन अत रोड पे जनाब कहें। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो लास्ट कॉलर समय ज्वाइन कर रहे हैं जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो हेलो जी जी, मैं शहरी श्रीनगर से कॉल कर रहा हूँ। मुझे नाजीर को इम्तियाज फारूकी कहते हैं। जी फारूकी साहब जी, आज ये रोटी का मसला था जी, मुझे पता है ये पहली बार हुआ है ऐसा। रोटी 10 रुपए की थी, पहले भी हम खाते थे। अब क्या हुआ, 5 रुपए की बंद की और जो 10 रुपए वाली रोटी है उसका वजन कम हो गया और वो 10 रुपए पे बिक गई।
मुझे बताइए, आप इन लोगों को मार डाले। मुझे पता है जो मेरा नानवाई है वो मुझे बोलता है, भाई जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर साहब है, उनको बताइए जरा हमें रेट बढ़ाने दीजिए, वजन भी बढ़ जाता। आपकी बड़ी मुश्किल है जी, बेचारे हमारे के बेचारे से नहीं बात आपकी सही है, उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी मुश्किलें उनके पास भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आटा कितने का आता बाजार में? बिल्कुल, चूल्हा जो उनका तंदूर चलता है वो जिस लकड़ी से चलता है अब वो मिलना भी मुश्किल है, तो बड़ी मुश्किल है। उनकी भी एक बीच का रास्ता लेना चाहिए था ताकि उनकी भी रोजी रोटी पर फर्क ना पड़े और आवाम भी थोड़ी सी राहत ले सके। और ये जो वेट वाला मामला, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई, फिर किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है इंटरनल लेवल पर, वो सब के सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फटाफट से जरा वेदर अपडेट पर एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि रात सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर किस तरीके से गुजरी। और यकबस्ता हवाओं ने शहर श्रीनगर के अंदर -6.6 डिग्री से दस्तक दी थी पूरी रात, और काजीगुंड के अंदर -3.0, कुपवारा के अंदर -6.4, पहलगाम -7.8 और गुलमर्ग के अंदर -4.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सोनमर्ग में भी रात का दर्जा -8 रहा है और कोकरनाग में -6.4, पुलवामा -8.5, बड़गाम के अंदर -7.6 और शुपिया के अंदर भी -8.8 रिकॉर्ड किया गया। एंटायर साउथ के अंदर ठंडी की लहर है। जम्मू आते आते आप देखेंगे कि रात का दर्जा थोड़ा सा बढ़ा है जी, 7.6 डिग्री तक चला गया। आज दिन में धूप होगी, उम्मीद ये लगाई जा रही है। बानिहाल के अंदर -2.0 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आज बादल रहेंगे। भद्रवा में 0.9 माइनस की ओर है, यहाँ पर भी आज बादल दिखेंगे आपको। कटरा के अंदर थोड़ी सी बेहतरी है, 6.4 डिग्री रात का दर्जा रहा, आज दिन में धूप दिखेगी। और किश्तवाड़ के अंदर 1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, दिन में धूप दिखेगी। उम्मीद है कि कटरा किश्तवाड़ के अंदर धूप हो। बाकी आपके पास सूरत हाल क्या कुछ आपके सामने। सांबा रात का दर्जा 2.5 डिग्री, पुंछ 0.7, और फिर लद्दाख की जब आप बात करते हैं तो करगिल के अंदर -7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेह के अंदर -9.2 -9.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और द्रास सबसे सर्दतरीन इलाका जहां पर -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सबसे हाईएस्ट पर तो द्रास है जब आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं। लेकिन कल कहा गया था कि शायद 8 को टच नहीं करेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि कई मकामात पर -8 तक दर्जा हरारत जो है वो चला गया है। और इस तरीके की सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। चलिए जनाब, प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने सुबह हम हाज़िर खिदमत दोबारा रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर, तजिया और तबसरा मुसलसल जारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में ताज़ा खबरदार।